Okay, Assalamu alaikum students. I'm Dr. Naba Rahman, and today our topic for discussion is asthma in pregnancy and acute fatty liver of pregnancy. ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक है. वेलकम यू ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो asthma in pregnancy टॉपिक इज़ रियली हम इन पेशेंट्स को देखते हैं. बहुत कम पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, तो इस वजह से हम इनको ओवरव्यू करेंगे. ठीक है, स्पेशली फिजियोलॉजी है इसकी, तो इसमें थोड़े बहुत चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, इसमें सही है. तो जो बेसिकली व्हाट इज़ एस्थमा इन प्रेगनेंसी? प्रिवेलेंस इन प्रेगनेंसी रेंजिंग फ्रॉम 4% to 12%. यूजुअली एस्थमेटिक पेशेंट्स आपके पास जब आते हैं ना, तो इनमें क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से इनकी क्योंकि प्रेगनेंसी में तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स और बोथ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जब रिलीज़ होते हैं, तो इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन का प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट ये है कि वो ब्रोंकोडाइलेशन करता है. तो कुछ लोग जब पेशेंट्स आ जाते हैं तो इनका अक्सर एस्थमा इम्प्रूव हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से इनका कुछ पेशेंट्स का एस्थमा इम्प्रूव हो जाता है इसकी वजह से. ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन मीडिएटेड ब्रोंकोडाइलेशन हो जाती है. ठीक है, 1/3 आपके पास 1/3 डिटोरिएट करता है प्रेगनेंसी में, 1/3 स्टे द सेम एंड 1/3 इम्प्रूव. जैसे मैंने आपको कहा है ना, ठीक है, 30% डिटोरिएट करेगा, 30% एज सेम पेशेंट जिस तरह प्रेजेंट करेगा उसी तरह रहेगा, और या 1/3 जो है 30% इम्प्रूव कर लेगा. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1 in 10 women with asthma will suffer an acute attack in labor. ट्रिगर फैक्टर्स अगर हो तो वो हमारे पास एक लेबर नहीं है, इसमें हमेशा अक्सर चीज़ें क्योंकि वो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है, तो इसमें चांस होता है कि वो चीज़ आपकी एग्रीवेट हो जाए. अगर वेदर वो कार्डिक कंडीशन है, अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, जो भी ऐसी कोई कंडीशन हो, तो वो अक्सर क्योंकि लेबर एक स्ट्रेसफुल चीज़ होती है, ऑटोइम्यून कंडीशंस भी अक्सर लेबर में एग्रीवेट कर लेते हैं. ठीक है, तो इनका हमने आपने विजिलेंट मॉनिटरिंग करनी होती है ऐसे पेशेंट्स की. ठीक है, अब ये हमारे पास है कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स आपके फिजियोलॉजी के रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट एंड एट एन MRCUG लेवल पे कुछ बातें हैं जो आपको इसमें पता होनी चाहिए. ठीक है, क्या हो जाता है कि इंक्रीज़ इन प्रेगनेंसी की वजह से इंक्रीज़ इन फ्री कॉर्टिसोल लेवल में प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फ्लेमेटरी ट्रिगर्स. इंक्रीज़ इन ब्रोंकोडाइलेटिंग सब्सटेंस सच एज प्रोजेस्टेरॉन में इम्प्रूव एयरवे रिस्पॉन्सिवनेस, and increase in bronchoconstricting substance such as PGF2 alpha which may promote airway constriction. अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आ जाए और वो टर्म तक पहुंच जाए और आप उनमें एक तो हमारे पास PGE2 होता है और एक PGF जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं जो हम सर्वाइकल राइपनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें हम प्रेफर करते हैं कि हम PGE2 दें, क्योंकि जो PGF2 है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट का एस्थमा एक तो लेबर की वजह से ऑलरेडी स्ट्रेस होगा, और दूसरा ये कि इसकी वजह से टैबलेट की वजह से आप पेशेंट को इंड्यूस करते हैं तो इनका एस्थमा एग्रीवेट होगा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने याद रखना है, और एक प्रोजेस्टेरॉन वाला है. ठीक है, दूसरी बात क्या है, प्लेसेंटा 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज टाइप 2 डिक्रीज एक्टिविटी एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन प्लेसेंटल कॉर्टिसोल लेवल कंसंट्रेशन एंड लो बर्थ वेट. Placental gene expression of inflammatory cytokine may promote low birth weight, and modification of cell-mediated immunity may influence maternal response to infection and inflammation. Immunology के related आपके कुछ points हैं, ये भी आपके जहन में होने चाहिए. ठीक है, एस्थमा के क्या इफ़ेक्ट्स होंगे प्रेगनेंसी में? क्या होता है कि इसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के चांसेस हो सकते हैं. ठीक है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि ये कुछ प्लेसेंटल आपने पढ़ा है कि देखिए कुछ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं. प्लेसेंटा कुछ आपके पास 11 बीटा हाइड्रोक्सी डिहाइड्रोजिनेज ये चीज़ें रिलीज़ करता है, तो जिसकी वजह से बेबी के ग्रोथ पे इफ़ेक्ट करता है ये चीज़ें. ठीक है, तो इसकी वजह से IUGR हो सकता है, पेशेंट प्री टर्म लेबर में जा सकती है, और प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी हो सकता है. ठीक है, सिम्टम्स क्या है? यूजुअली ऑलरेडी डायग्नोज आपके पास आएगी ऐसे पेशेंट, तो आप एक तो ऑलरेडी डायग्नोज होगी, आपको हिस्ट्री देगी कि एस्थमा है, या आपके पास फर्स्ट टाइम शायद वो एग्रीवेट कर रहे, उसकी प्रेगनेंसी में एग्रीवेशन हो जाए. ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि चेस्ट टाइटनेस हो सकती है इसके सिम्टम में, वीजनेस, कफ एंड ब्रेथलेसनेस अर्ली इन द मॉर्निंग. ठीक है,
ट्रिगर फैक्टर्स इसमें क्या है कि एलर्जेंस आपने पूछना है कि आपको कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, डस्ट माइट्स, एनिमल डैंडर्स, मोल्ड्स, ऑक्यूपेशन में कोई इंडस्ट्रियल केमिकल्स, मेटल सॉल्ट, वुड एंड वेजिटेबल डस्ट। इन्फेक्शन में हमारे पास वायरल एंड बैक्टीरियल। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में टोबैको, स्मोक एंड ओजोन। आपने इन ऐसे पेशेंट्स में आपने हस्बैंड की हिस्ट्री भी लेनी होती है कि आप हस्बैंड खुद ही, तो पेशेंट हमारे पाकिस्तान में इतने स्मोकिंग का वो नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर की जो हिस्ट्री वो आप पूछ सकते हैं कि हस्बैंड तो कोई स्मोकिंग नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट है कि फार्माकोलॉजिकली आप पेशेंट से पूछेंगे कोई एस्पिरिन या एनसीड्स वगैरह बीटा ब्लॉकर तो नहीं ले रहे, क्योंकि इट इफेक्ट्स ये फर्दर एस्थमेटिक पेशेंट में एस्पिरिन, एनसीड एंड बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, मैनेजमेंट इसमें हम कैसे करेंगे? मेडिकेशन यूज टू ट्रीट एस्थमा अनसेफ इन प्रेगनेंसी, जो भी आप देंगे शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग जो बीटा 2 एगोनिस्ट है, ठीक है, ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है। ठीक है, तो इसमें आपके पास अगर पहले हम इसमें ये पढ़ लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किस तरह कहेंगे कि आपके पास पेशेंट ये 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड हुआ है। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज़ है कि एक अनकंट्रोल एस्थमा होगा, ठीक है, एक एक्यूट सिवियर अटैक है, एक लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा है। ठीक है, तो आपके पास पेशेंट आएगी अनकंट्रोल एस्थमा में, आपके पास फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आ गई एस्थमा की कंप्लेंट के साथ, इसी तरह चेस्ट टाइटनेस, वीजीनेस और मतलब पेशेंट ठीक नहीं है, तो आपने इन 3 लेवल्स में आपने उनको पेशेंट को कैटेगराइज करना है कि कौन से लेवल में पेशेंट आता है। सिर्फ ट्रीटमेंट ले रही है, कंप्लाइंस नहीं है, अनकंट्रोल एस्थमा है, तो इसमें पेशेंट के क्या सिम्टम्स होंगे? स्पीच पेशेंट की नॉर्मल होगी, पल्स लेस देन 110 बीट्स पर मिनट होगा, रिस्पिरेटरी रेट ऑफ लेस देन 25 पर मिनट एंड पीक फ्लो ऑफ मोर देन 50% ऑफ प्रेडिक्टेड और पर्सनल बेस्ट। सो ट्रीटमेंट इनमें आपने क्या करनी है? आपने ऐसे पेशेंट को ऑब्वियसली एक मैंने आपको बताया कि मेडिकल डिसऑर्डर है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को आप इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये कि आप पल्मोनोलॉजिस्ट से भी आप इनको इन्वॉल्व करेंगे, उनके साथ भी आप अपॉइंटमेंट रखवाएंगे। ठीक है, ऐसे पेशेंट को आपने स्टार्ट ऑलरेडी या कोई ट्रीटमेंट वो ले रही होगी, आपने वो हिस्ट्री ले लेनी है। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं ले रही तो या उसकी आप अगर फॉर एग्जांपल ऑलरेडी वो सल्ब्यूटामॉल या शॉर्ट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट ले रही है, तो उसके फिर आप डोज को आपने इंक्रीज़ करना है। ठीक है, लॉन्ग विथ पल्मोनोलॉजिस्ट के उसके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ। ठीक है, तो क्या हो गया? ट्रीटमेंट इन्वॉल्व नेबुलाइज सल्ब्यूटामॉल और ट्रेब्यूटलीन एंड फेलियर टू रिस्पॉन्ड शुड प्रॉम्प्ट रेफर टू हॉस्पिटल, अदरवाइज नॉर्मल ट्रीटमेंट कैन बी स्टेप अप एंड अ कोर्स ऑफ ओरल स्टीरॉयड में बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, फिर उसके बाद एक्यूट सिवियर अटैक, पेशेंट विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट सेंटेंस, pulse of more than 110, respiratory rate of more than 25 and a peak flow of less than 50% predicted or personal बेस्ट। ठीक है, एक्यूट ट्रीटमेंट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, आपने ऐसे पेशेंट को आपने एडमिट करना है। ठीक है, ऑक्सीजन देना है, नेबुलाइजर देना है, सल्ब्यूटामॉल और ट्रेब्यूटलीन, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग और ओरल प्रेडिनिसोलोन पे डालने हैं। ठीक है, और अगर ऐसे पेशेंट्स आपके पास एक ये तो आप है कि अगर फॉर एग्जांपल लोकल कम्युनिटी में है, आप उनको इमीडिएटली आप ये चीज़ें स्टार्ट करवा के हॉस्पिटल रेफरल कर ले, लेकिन हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, तो जैसी पेशेंट आपके पास आ जाए तो आपने ये ट्रीटमेंट शुरू करवानी है, और अगर उसके साथ पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा तो फिर आपने उसके साथ अमाइनोफाइलिन इन्फ्यूजन भी आपने स्टार्ट करवा लेनी है। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा क्या होगा? द मोस्ट सीरियस ऑफ एस्थमा एक्सरबेशन इज करेक्टेड बाय अ साइलेंट चेस्ट, पेशेंट का चेस्ट साइलेंट होगा, साइनोसिस होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा, पीक फ्लो ऑफ लेस देन 33% ऑफ प्रेडिक्टेड और पर्सनल बेस्ट, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल ट्रीटमेंट आपकी इनकी नेसेसरी है। ऑक्सीजन देना है, नेबुलाइजेशन करनी है, IV अमाइनोफाइलिन, ओरल स्टीरॉयड एंड IV हाइड्रोकोर्टिसोन। तो आपके लेवल पे आप ट्रीटमेंट अगर आपको ना भी पता हो, जर्नली आपका जो ट्रीटमेंट आपके ऑलरेडी पल्मोनोलॉजी का आपको जब आप ये वो करेंगे, ठीक है, सेक्शन आपका होगा, तो इसमें जर्नली आप बस सिर्फ ये याद कर लें कि आपको किसको कैटेगराइजेशन आपने वो करनी है कि ये अनकंट्रोल में आती है, एक्यूट सिवियर में आते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग में आते हैं। बाकी ये ट्रीटमेंट इसकी यही है कि शॉर्ट एक्टिंग सल्ब्यूटामॉल, लॉन्ग एक्टिंग टर्ब्यूटलीन, बीटा 2 एगोनिस्ट जो आप देते हैं। ठीक है, और यही है कि अगर पेशेंट ठीक ना रहे तो आप स्टीरॉइड्स पे शुरू कर दें। अगर क्या कहते हैं एज ए नेबुलाइजेशन में स्टीरॉइड वो नहीं कर रहा तो फिर आप उसको ओरली आप फिर स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, और यही आप ये थियोफाइलिन इन्फ्यूजन इस टाइप के, तो कॉमन चीज़ आप याद करें, इतने में डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
फिर उसके बाद हम जनरल मैनेजमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होगा, आप पेशेंट को एजुकेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपने ऐसे ट्रिगर्स फैक्टर हैं, आपने पूछना है कि क्या पोल एलर्जीज़ हैं या कोई हस्बैंड कोई स्मोकिंग वगैरह कर रहा है, जो भी है तो वो आपने पेशेंट को कहना है कि इन ट्रिगर अवॉइडेंस करना है, एस्थमा कंट्रोल, एडिक्वेट यूज़ ऑफ डिवाइसेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एडहेरेंस टू मेडिकेशन टुगेदर विद कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल एक्शन प्लान्स। ठीक है। और अगर पेशेंट को बताना है कि अगर कोई सिम्टम्स आपको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो इमीडिएटली हॉस्पिटल आपने आना है। ठीक है। प्रेगनेंसी इश्यूज़ में इसमें ये बताया हुआ है कि क्या इफ़ेक्ट्स होंगे प्रेगनेंसी पे। अभी हमने पढ़ा है कि लो बर्थ वेट है, न्यूनेट्स, प्री टर्म डिलीवरी, कॉम्प्लिकेशन सच एज प्री क्लैम्शिया स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ एक्टिवली मैनेज एस्थमा ट्रीटेड विद इनहेल स्टीरॉयड, ऑल्दो इंक्रीज रिस्क इज़ वेरी स्मॉल इन वोमेन एंड वेल कंट्रोल एस्थमा। ठीक है। तो ये चांसेस हैं अगर पेशेंट, तब ये ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर पेशेंट का एस्थमा कंट्रोल ना हो। ठीक है। Advice should be given regarding internal medicine used to treat asthma are safe in pregnancy, क्योंकि ऐसे पेशेंट तो बड़ी कंसर्न होती हैं कि वेदर ये मेडिकेशन मेरे बेबी के लिए ठीक है नहीं, तो आपने उनको काउंसल करना है। काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिकल डिसऑर्डर्स के ये सेफ़ है प्रेगनेंसी में ये ड्रग्स। ठीक है। और use of all drugs mentioned below are normal in pregnancy including oral steroids tablet, perform blood levels of theophylline in pregnant women with acute severe asthma and those critically depend on the therapeutic theophylline levels. No adverse perinatal outcome exposed to sodium chromogylate and neochromyl sodium has been documented. अच्छा, अब इसमें ये कि आपके पास हमने जो अब आपके पास पेशेंट आ गए अनकंट्रोल एस्थमा इन एडल्ट्स। ठीक है। तो इसमें आप इनिशियली आपका माइल्ड इंटरमिटेंट एस्थमा है, माइल्ड है और पेशेंट का इतना सिवियर नहीं है, तो आप उनको इनहेल शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट आप शुरू करवा देंगे। ठीक है। जो हमारे पास सल्ब्यूटामॉल है। ठीक है। अगर उसके साथ ठीक नहीं हुआ तो ये एड ऑन थेरेपी है। ठीक है। आपने इनिशियली पेशेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं ली, आपके पास फर्स्ट टाइम आई है। ठीक है। वेदर प्रेगनेंसी और या प्री प्रेगनेंसी, तो आपने इनिशियली जो शुरू करवाना है पेशेंट को, तो आपने शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट शुरू करवाना है। ठीक है। अगर उसके साथ ना हो तो आपने फिर डोज को इंक्रीज़ करना है। ठीक है। आपने क्या करना है, ऐड ऑन करना है स्टीरॉइड्स, आपने ऐड ऑन करने हैं 200 to 800 माइक्रोग्राम पर डे या 400 माइक्रोग्राम इज़ एन अप्रोप्रिएट स्टार्टिंग डोज फॉर मैनी पेशेंट। ठीक है। इनहेल्ड आपने स्टीरॉइड शुरू करवाना है। ठीक है। अगर इसके साथ ठीक ना हुआ तो फिर आपने लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 आपने ऐड करना है, टर्ब्यूटलिन और या सल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटलिन जो है इसमें आई थिंक सो एक शॉर्ट एक्टिंग और एक लॉन्ग एक्टिंग है। ठीक है। तो इनमें आपने फिर ये ऐड करवाना है। ठीक है। इसके साथ गुड रिस्पांस है, कंटिन्यू करना है, और अगर इसके साथ रिस्पांस ठीक नहीं है तो फिर आपने स्टीरॉइड की डोज फर्दर इंक्रीज़ करनी है। 400 आपने जो वहाँ पे शुरू करे तो इसमें आपने इंक्रीज डोज करना है, 800 तक आपने जाना है। ठीक है। अगर स्टिल इसके साथ कोई रिस्पांस नहीं हो रहा तो फिर आपने ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और या सस्टेन रिलीज थियोफाइलिन ये ड्रग्स आपने शुरू करवाने हैं। ठीक है। इसके साथ स्टिल पेशेंट है कि वो कंट्रोल नहीं हो रहा, रिस्पॉन्ड नहीं करनी, तो आपने स्टीरॉइड्स को फर्दर इंक्रीज़ करना है, इनहेल स्टीरॉइड्स 2000 माइक्रोग्राम तक, 400 से 800 फिर 800 से 2000 तक पहुंचाना है। ठीक है। और जो फर्दर ड्रग्स हैं वो आपने ऐड करना है। आपने लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट आप ले रहे तो वो तो आप इनहेल्ड में ले रहे, अभी इसमें आपने टैबलेट फॉर्म में पेशेंट को स्टार्ट करवानी है। ठीक है। और साथ में थियोफाइलिन एंड ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। और अगर स्टिल पेशेंट उसके साथ ना कंट्रोल करे, एंड ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ ओरल स्टीरॉइड्स। ठीक है। ओरल स्टीरॉइड्स पे हम चले जाते हैं, डेली आपने लो डोज से शुरू करवाना है। ठीक है। और साथ साथ आप देखेंगे कि वेदर इनहेल्ड की भी ज़रूरत है या नहीं। ठीक है। ये कोलैबोरेशन आप करेंगे पल्मोनोलॉजिस्ट के साथ। ठीक है। और ये बताया हुआ कि एक्यूट एस्थमा अटैक यूजुअली बिटवीन 24 to 36 वीक्स यूजुअली इन टाइम पे एग्जैसरबेट करता है, क्योंकि प्रेगनेंसी ऑलरेडी एडवांस होती है। ठीक है। एक तो एब्डोमेन का प्रेशर और वो सारी चीज़ें भी इसके साथ आ जाती हैं, तो इसके साथ जो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट इनमें भी चेंजेस आ जाती हैं, तो अक्सर ऐसे पेशेंट फिर एग्रीवेट करती हैं इनका एस्थमा 24 to 36 वीक्स। ठीक है। ये तो ट्रीटमेंट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक्यूट एंड सिवियर एस्थमा में, ऑलरेडी लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा में क्या क्या करना है, ये बस सेम वही चीज़ें हैं। ठीक है। अब इनमें ये लास्ट लाइन में बताया हुआ कि अगर लाइफ थ्रेटनिंग हमारे पास एक्यूट सिवियर एस्थमा है
और जो आपने सारी ट्रीटमेंट कर लिया, आपने ऑक्सीजन दे दिया, नेबुलाइजेशन कर ली, एमाइनोफाइलिन और आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन भी दे दिया है, आईवी स्टेरॉइड्स भी दिए, उसके साथ रिस्पॉन्ड ना करें तो फिर आप उनको आईवी बीटा 2 एगोनिस्ट में दे सकते हैं, आईवी मैग्नीशियम सल्फेट या आईवी एमाइनोफाइलिन आप इनको दे सकते हैं। ठीक है। पेरीपार्टम इश्यूज़ क्या आ सकती हैं? एक्यूट सिवियर और लाइफ थ्रेटनिंग एक्सरसेबेशन ऑफ एस्थमा ड्यूरिंग लेबर आर एक्सट्रीमली रेयर। एक्यूट नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली जो हमारे पास एस्थमेटिक है वो थोड़ा बहुत एग्रीवेट हो जाता है, लेकिन एक्यूट कंडीशन में पेशेंट नहीं जाता। Women who have been on regular oral steroid may require hydrocortisone during labor। जो पेशेंट ओरल स्टीरॉयड ले रही है तो ऐसी पेशेंट में क्योंकि चांस होता है कि लेबर में एग्रीवेट कर जाए, पेशेंट का एस्थमा एग्रीवेट हो जाए, तो इनको फिर आपने मस्ट हाइड्रोकॉर्टिसोन देना है। ठीक है, इन लेबर में भी। Argometrine, citrometrine and prostaglandin may cause bronchoconstriction, so should be used with caution। यूजुअली इनको हम अवॉइड करते हैं। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो PGF2 अल्फ़ा, PGE2 आप दे सकते हैं। ठीक है, एज फॉर राइपनिंग ऑफ सर्विक्स, लेकिन PGF2 अल्फ़ा वो आप नहीं देंगे क्योंकि वो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करता है। ठीक है। पोस्टपार्टम एंड ब्रेस्ट फीडिंग, यही आपने इसमें ये बताया हुआ है कि आप पेशेंट के लिए सेफ़ है, आप पेशेंट को काउंसल करेंगे कि आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं, बट यूजुअली अवॉइड काउंसल करना है कि एनसीड्स को पेशेंट ने अवॉइड करना है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एस्थमा एंड मे कॉज ब्रोंकोस्पैज्म इन वुमेन विदाउट इंटॉलरेंस टू एनसीड दे कैन बी यूज। ठीक है। So WHO recommend that women should exclusively breast for at least 6 months, whether breastfeed child have reduced risk of developing allergies, disease including asthma is unproven, but this does not detract from overwhelming benefit of breastfeeding। So patient को आपने encourage करना है कि drugs के कोई effects नहीं है, और थोड़ा बहुत चांस है कि अगर पेशेंट एस्थमेटिक है जेनेटिकली भी चांस हो सकता है कि बेबी में भी इनहेरिट हो जाए एस्थमा। ठीक है, इसका थोड़ा बहुत कुछ अभी मुझे परसेंटेज याद नहीं आ रहा, लेकिन चांस है कि एस्थमा आपके बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है। सो ये वाला टॉपिक हो गया। अभी बस नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है और बड़ा कंसाइज है, इसमें बस आपने मोटी मोटी बातें याद रखनी है। ठीक है। एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी, ये एक रेयर डिसऑर्डर है, ये मेडिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है। ठीक है, कुछ डिजीज़ जो है जिसको हम मतलब आपने बड़ा एक्टिवली और बड़ा क्योंकि वो एक इमरजेंसी होती है, बड़े आपने एग्रेसिवली उसको ट्रीट करना है। तो वन ऑफ द मेडिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी इन ऑब्स एंड गायनी इज़ एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। इंसिडेंस क्या है? 1 in 7,000 to 1 in 16,000 प्रेगनेंट वुमेन इन UK। एटियोलॉजी क्या है आपकी? प्राइमरी पैरिटी रिस्क फैक्टर्स जिसको हम कहेंगे, मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड मेल फीटस। यूजुअली MCQ में ये पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल मेल फीटस है और ये सिम्टम्स आपको मैं अभी आगे बताऊंगी, तो इसमें फिर बताएंगे कि अच्छा कौन से डिजीज़ ज़्यादा कॉमन है, तो वो फिर आपका एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। पैथोजेनेसिस क्या है? फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिसऑर्डर है, माइक्रोवेजिकुलर फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ हेपेटोसाइट्स। सिम्टम्स आपके पास क्या होंगी? मलेज, नोजिया, वॉमिटिंग, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस एंड इनकेफेलोपैथी। हाइपोग्लाइसीमिया इज़ अ पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन। अब इसमें आप एक बात समझ लें, ऐसे पेशेंट आपके पास हेल्प में भी आ सकती है। ठीक है, तो हेल्प में और इनमें आपने कैसे, क्योंकि हेल्प में भी आपके पास लिवर तो इन्वॉल्व होता है ना। ठीक है, और एक्यूट फैटी लिवर में भी आपके पास लिवर इन्वॉल्व होता है, तो इनमें ऑब्वियसली सारे जो LFTs भी डिरेंज होंगे, आपके पास यूरिक एसिड बिलिरुबिन भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे पेशेंट में आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। ठीक है, और इनकेफेलोपैथी यूजुअली दोनों पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट दोनों में होती है। ठीक है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वेदर ये एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी है या पेशेंट हेल्प में चली गई है। ठीक है, तो इसमें आप जो डिफ्रेंशिएशन फीचर हमारे पास यही है कि अगर आपके साथ MCQs में आपको दिया होगा कि पेशेंट है नोजिया, वॉमिटिंग और पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया या हाइपोग्लाइसीमिया, RBS आपको दिया होगा कि लेस देन 90 है, तो आपने क्लिक करना है एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है, एक मेल फीटस एंड अदर थिंग इज़ हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, ये हेल्प की से डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? रेज LFTs,
RFTs, raised uric acid, raised bilirubin, prolonged PT, raised serum ammonia criteria, and lactic acidosis are indication of severe disease. Ultrasound, MRI, CT and liver biopsy required for definitive diagnosis. ठीक है, इसके लिए हम जो क्राइटेरिया यूज़ करते हैं वो स्वानसिया डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, ये आपने याद रखना है कि कौन सा क्राइटेरिया, स्वानसिया. इसमें क्या होता है, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, इनकेफेलोपैथी, सेम हेल्थ में भी होता है, हाई बिलिरुबिन वहाँ पे भी होता है. सिर्फ देखिए हाइपोग्लाइसीमिया लेस देन 4 मिलीमोल, ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है. ठीक है, हाई यूरिक एसिड होगा, ल्यूकोसाइटोसिस, एसियासाइटिस और ब्राइट लिवर ऑन अल्ट्रासाउंड, हाई AST, हाई अमोनिया, रीनल इम्पेयरमेंट एंड कोगुलोपैथी, PT more than 14 and APDT more than, and microvesicular steatosis on liver biopsy. ठीक है, ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी है, इमीडिएटली आपने पेशेंट को एडमिट करना है और आपने जल्दी इमीडिएटली आपने पेशेंट को डिलीवर करना है. मोड ऑफ डिलीवरी डिपेंड अपॉन द ऑब्स्टेटिक इंडिकेशन. इट डजेंट मीन अगर आपके पास एक ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी आ गई है तो आपने डायरेक्ट सिजेरियन करना है. आपने अदर रिस्क फैक्टर्स को भी रूल आउट करना है कि पेशेंट में कोई और रिस्क फैक्टर्स हैं या नहीं. अगर फॉर एग्जांपल प्रीवियस कोई सर्जरी है, प्रीवियस उसका प्रीवियस 1 हुआ, ये सेकेंड बेबी है, तो उसमें आप फिर स्कार को देखेंगे. दूसरी बात ये कि फिर आप देखेंगे कि जितनी हमें इमरजेंसी है, अब पेशेंट का जब आप स्कार पे आप ट्रायल देते हैं, बड़ा प्रोलॉन्ग ट्रायल होता है, तो इसमें फिर बेस्ट हमारे पास ऑप्शन ये है कि उन कंडीशन पे हम फिर सिजेरियन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमें बेबी को भी बचाने और माँ को भी बचाने, क्योंकि स्कार यूट्रस पे आप इतना प्रोलॉन्ग लेबर करेंगे तो मदर के लिए भी ठीक नहीं है, बेबी के लिए. अगर एक नॉर्मल पेशेंट है और कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, CTG सब कुछ ठीक आ रहा है, ठीक है, बेबी के जो फीटल हार्ट्स वो वगैरह सब कुछ ठीक है, तो आप पेशेंट को नॉर्मल ट्रायल दे सकते हैं. ठीक है, और आप पेशेंट को इंड्यूस भी कर सकते हैं. सही. रीजनल एनेस्थीसिया शुड बी यूज्ड विद कॉशन, क्योंकि इनमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स भी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि लिवर इफेक्ट होता है, तो ऑब्वियसली प्लेटलेट्स और कोगुलेशन प्रोफाइल भी ठीक नहीं होता, तो फिर आपने बड़ा कॉशनली यूज़ करना है. प्लेटलेट्स आपने इनमें रीजनल एनेस्थीसिया के लिए अगर आपको प्लेटलेट्स मोर देन 75 होने चाहिए. ठीक है, आप और जो क्या कहते हैं PTINR, ये भी आपके पास ठीक होना चाहिए. ठीक है, और ऐसे पेशेंट में आपने प्रोफाइलेक्टिकली प्लेटलेट्स और FFPs ये सारी चीज़ें आपने अरेंज करनी है. ठीक है, बायोकेमिकल एंड हेमेटोलॉजिकल मॉनिटरिंग इज़ एसेंशियल. लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज टू करेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया and FFP should be given if required, dialysis if required, and N-acetylcysteine can be used. बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसमें आपके पास फीवर पेशेंट को हो सकता है. ठीक है, तो उसमें आप N-acetylcysteine सेफ है, आप यूज़ कर सकते हैं. लिवर ट्रांसप्लांटेशन इन एक्सट्रीम केसेस यूजुअली रिजॉल्व आफ्टर डिलीवरी, लोअर चांस ऑफ रिकरेंस इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी. ठीक है, ओके, चलिए बस ये 2 टॉपिक्स है छोटे